निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले इस वक्त बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। पटना से बड़ी खबर, दिल्ली रवाना हुए हैं स्पीकर विजय सिन्हा। जी हां, दिल्ली रवानगी हुई है स्पीकर विजय सिन्हा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वो मुलाकात करते नजर आएंगे। कल सदन में स्पीकर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे थे। आज सदन में स्पीकर विजय सिन्हा पहुंचे नहीं और अब वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, जहां पर उनकी जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होने वाली है। आज सदन में भी स्पीकर विजय सिन्हा पहुंचे नहीं। और ऐसे में इस खबर को जरा समझ लेते हैं। देखिए, कल सदन में स्पीकर और सीएम नीतीश कुमार के बीच गर्मा गर्म बहस हुई थी। आज सदन में उसका असर साफ साफ तौर पर देखने को मिला, जिसमें स्पीकर विजय सिन्हा आज सदन में पहुंचे ही नहीं। प्रेम कुमार ने सदन का संचालन किया। उनकी अनुपस्थिति में प्रेम कुमार को यह दायित्व दिया गया था और उन्होंने ही सदन का संचालन किया। अब स्पीकर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। 17 मार्च की वो तारीख है जब 17 मार्च को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वो मुलाकात करने वाले हैं और ऐसे में उम्मीद है कि वो पूरी बात से उन्हें अवगत कराएंगे। पूरे दिन अगर बात की जाए, आज विधानसभा में हो हंगामा होता रहा। कुछ बीजेपी विधायकों ने कल की घटना की निंदा जरूर की और अब इसे लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। जब विजय सिन्हा जो स्पीकर हैं वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं और 17 तारीख को उनकी जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होने वाली है, तो मुलाकात में क्या बात होगी, इस पर सबकी निगाहें भी जाकर अब टिक गई हैं। तो सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच सोमवार को सदन में हुआ उसका असर आज बिहार विधानसभा में साफ तौर पर देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आसन पर नहीं आए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। महोदय, दीपिका के मारकर क्या चलिएगा? आप तीसरे हाउस चला रहे, आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। बिहार विधानसभा के भीतर विपक्ष का हंगामा। 1,50,000 परिवार को जोड़ा गया। महोदय, विधानसभा के बाहर बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन। और आसन पर बीजेपी विधायक प्रेम कुमार। श्री विजय शंकर दुबे जी अपना कर्तव्य वापस लेना चाहते हैं। दरअसल लखीसराय में 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या का मसला सोमवार को सदन में गूंजा था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने तल्ख तेवर में आसन की ओर इशारा करते हुए यहां तक कह दिया था कि संविधान का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? इस तीखी नोकझोंक को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। आरजेडी विधायकों ने स्पीकर से इस पूरे मामले पर सफाई देने की मांग की, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति जाहिर की। पूरे सरकार मुख्यमंत्री सहित का मानना है कि आसन सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सिर झुका के आसन से आग्रह किया था। और महोदय, आज ये लोग कह रहे हैं कि आसन पर अध्यक्ष आके सफाई दे। अध्यक्ष सफाई देता है? अध्यक्ष सफाई देगा महोदय? मैंने सदन सवाल करेगा और अध्यक्ष सफाई देगा। ये इनके संसदीय जनतंत्र का तरीका है। सोमवार को सदन में जो हुआ उसे लेकर बीजेपी विधायक विनय बिहारी के मन में भी गहरी टीस नजर आई। सवालात जो भी विधायक सदन में नहीं करेगा तो मुखियारी में करेगा, रहरी में करेगा, नहर पे करेगा। लेकिन किसी विधायक ने कुछ जवाब नहीं दिया उस पर। कल किसी ने सवाल। गलत बात है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बोलना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने भाषा को संयमित करिए। आमतौर पर बड़े मौके पर गायब रहने वाले तेजस्वी एक बार फिर चूक गए। तेजस्वी इन दिनों सदन छोड़कर विधान परिषद चुनाव में साख बचाने में जुटे हैं। सोमवार को तेजस्वी सदन में तो नहीं थे, लेकिन मंगलवार को उन्होंने मुख्यमंत्री से माफी की मांग जरूर कर दी। लोकतंत्र के मंदिर को बचाना है
और एक सही संदेश देना है तो मुख्यमंत्री जी को आज माफी मांगनी चाहिए। सदन में हो हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार मनेर के दरगाह पर चादरपोशी करने पहुंचे, जहां उन्होंने अमन चैन की दुआ मांगी और प्रेम भाईचारे का संदेश दिया। लेकिन सोमवार को विधानसभा में हुए घटनाक्रम पर कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो आप जानते ही हैं कि मैं चरण स्पर्श करता हूं, हमेशा इस बात को ध्यान रखता हूं। बिल्कुल अमन चैन के लिए तो दुआ करते ही हैं और देख नहीं रहे कि बिहार में किस तरह से आपस में प्रेम और भाईचारे के माहौल को बनाने के लिए हम काम करते रहे। जाहिर है सदन में बहस का ये मुद्दा अभी और गर्म होगा। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज, दानापुर से अमरजीत शर्मा और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। चलिए तो अब आपको कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है ये पूरा मामला समझा देते हैं। कल भाजपा विधायक संजय सरावगी ने सदन में सवाल उठाया। उन्होंने सवाल उठाया था कि लखीसराय में बीते लगभग 2 महीने में 9 लोगों की हत्या कर दी गई है। उस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार की तरफ से प्रभारी गृह मंत्री जो हैं विजेंद्र यादव संजय सरावगी के सवालों का जवाब दे रहे थे। भाजपा विधायक सरावगी मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। विधायक सरावगी सरकार पर ही सवाल उठाते हुए मंत्री के जवाब के बीच में बोलने लगे। लखीसराय विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के क्षेत्र का है। प्रश्न को 16 तारीख को तय के लिए स्थगित कर दिया गया था और तभी अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि मामला न्यायालय में है, इसीलिए इसे सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। यह काम संविधान के खिलाफ है। तल्ख लहजे में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार न किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाती है, लेकिन अब ये बात नाराजगी से कहीं आगे जा चुकी है और इसीलिए विजय सिन्हा अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं। मुलाकात उनकी जेपी नड्डा के साथ होने वाली है। चलिए अब बात एक ऐसी फिल्म की जो दर्शकों को खूब पसंद आ रही है, पीएम को खूब पसंद आ रही है, लेकिन कुछ सियासी दलों को फिल्म की सच्चाई चुभ रही है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स मूवी की, जिसे लेकर सियासत में हाय तौबा मचा हुआ है। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर को समझिए। द कश्मीर फाइल्स पर किचकिच क्यों? जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन। सच दिखाया तो हाय तौबा क्यों मचाया? तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा। इमरजेंसी के दर्द को क्यों नहीं दिखाया? इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया। पीएम को पसंद है द कश्मीर फाइल्स। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है कश्मीर, तभी तो पुरानी से लेकर नई फिल्मों में उसकी खूबसूरती को फिल्माया जाता है। पंडितों को 90 के दशक में आतंक के लिए बदनाम हुई घाटी, इस मुद्दे पर भी कई फिल्में बन चुकी हैं। 1990 में ही हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उन्हें अपनी ही जमीन से जुदा कर दिया गया, इस पर भी कई फिल्में बनी, लेकिन किसी को परेशानी नहीं हुई। अब एक और फिल्म आई है, नाम है द कश्मीर फाइल्स। पहले तो इस फिल्म को आने से ही रोकने की कोशिश हुई, जब फेल हो गए तो कम स्क्रीन देकर इस फिल्म को आई गई करने की कोशिश हुई, और जब इसमें भी फेल हो गए तो कटु आलोचना की आग बरसाई जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वैसे सारे आलोचकों पर पलटवार किया है। एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को दुनिया के सामने लाने वाली इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। सिनेमाघरों में फिल्म को देखने लोग उमड़ रहे हैं, तो एक खास वर्ग के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पीएम मोदी ने वैसे लोगों से सवाल पूछा है
कि इमरजेंसी के मुद्दे पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की सांसें क्यों घोट दी गई। कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए इसके विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर किसी ने समय रहते हिम्मत करके महात्मा गांधी के जीवन पर फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और जातीय सफाई पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रोजाना बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना रही है। इसी बीच कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने इस फिल्म पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्वीट किया है कि हर फिल्म में अपनी अपनी कहानी होती है और हर फिल्म सच्ची हो ये जरूरी नहीं, इसीलिए सच सामने लाने के लिए जांच जरूरी है। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने 1990 में हुई जघन्य वारदात की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाने की सलाह भी दी है। यकीनन अब्दुल्ला की यह हसरत भी पूरी करनी चाहिए और उस नंगी सच्चाई से पर्दा उठाना चाहिए ताकि 1990 में हुए जेनोसाइड के जालिमों को दुनिया पहचान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब खबर तो समझते हैं। कश्मीर फाइल्स सत्य घटना पर आधारित फिल्म है और इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को दिखाया गया है। 1990 में कश्मीर घाटी से हिंदुओं के पलायन और उनके साथ हुए अत्याचार की कहानी पर यह फिल्म पूरी तरह से केंद्रित है। फिल्म के आलोचकों का दो धड़ा है। आलोचकों का कहना है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से उपजे हिंदू मुस्लिम तनाव की वजह से हुए, लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर जैसा अत्याचार किसी अन्य समुदाय के साथ देश के दूसरे इलाकों में आखिर क्यों नहीं हुआ। कश्मीर से राम रथ यात्रा तो गुजरनी भी नहीं थी और उसे गुजारना भी नहीं था। कहा जा रहा है कि यह पलायन भी विश्वनाथ प्रताप सिंह की उस सरकार के दौरान हुआ जिसे 86 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन दे रही थी। बहरहाल अब थोड़ा तथ्यों की भी बात कर लेते हैं। ये तथ्य जानने जरूरी हैं। वीपी सिंह सरकार ने 2 दिसंबर 1989 को शपथ लिया। बाहर से 141 सदस्यीय जनता दल की उस सरकार को 86 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 54 सदस्यों वाला वाम मोर्चा भी समर्थन दे रहा था। वाम मोर्चे में कौन कौन से लोग थे वो भी जरा जान लीजिए। वाम मोर्चे में सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक शामिल थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना सेकुलर चेहरा बनाने के लिए देश को पहला मुस्लिम गृह मंत्री दिया। वो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। जी हां, वही सईद जिनकी बेटी हैं महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री तो रही भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर की, लेकिन बात करती रही पाकिस्तान की। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द कश्मीर फाइल्स के बहाने भाजपा पर सवाल उठाने वालों को यह जान लेना चाहिए कि कश्मीर घाटी में 1989 में इतने अच्छे हालात थे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कश्मीर की बजाय उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे और अमन पसंद धर्मनिरपेक्ष हिंदी पट्टी ने उन्हें संसद जिताकर भेजा था। इन्हीं मुफ्ती साहब की एक और बेटी हैं रूबिया सईद, पेशे से डॉक्टर। मुफ्ती देश के गृह मंत्री बने 2 दिसंबर 1989 को और इसके ठीक 6 दिन के बाद ही श्रीनगर से उनकी बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया गया। अब अपहरण किया गया पाकिस्तान समर्थक आतंकियों की तरफ से। इन आतंकियों ने अपहरण को अंजाम दिया। 5 दिन बाद और 5 दिन तक इस अपहरण कांड का ड्रामा चला। बदले में 5 आतंकी 13 दिसंबर को छोड़ दिए जाते हैं। 2.5 घंटे के बाद रूबिया सईद को आतंकियों ने रिहा कर दिया। आतंकियों की रिहाई के बाद कश्मीर में पहले से ताक लगाए बैठे
पाकिस्तान का उत्साह जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उसने अपने नियंत्रण वाले आतंकियों के जरिए कश्मीर में कहर बरपाना शुरू कर दिया और फिर पूरी की पूरी कश्मीर घाटी, जिसे आप खूबसूरत कश्मीर के नाम से जानते हैं, वो पूरी कश्मीर घाटी में पंडित परिवारों पर हमले होने लगे। चुन चुन कर उन्हें मारे जाने लगा और फिर बाहर जाने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया गया। रही बात आडवाणी की भी, तो आडवाणी की रामरथ यात्रा की, तो वहां 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई थी ये यात्रा और 30 अक्टूबर को समस्तीपुर में तब के डीएम राजकुमार सिंह और अब के केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह के हाथों गिरफ्तारी के बाद थम गई थी। कश्मीर फाइल्स की आलोचना करने वालों को इन तथ्यों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इन आलोचकों में भी दो धड़े हैं जो इस तरीके से छवि को बनाने की या रखने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और देखिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन चलते चलते देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आए हैं क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे कॉइन बर्निंग के बारे में। कॉइन बर्निंग क्या है? कॉइन बर्निंग तब होती है जब एक क्रिप्टो करेंसी टोकन जानबूझकर एक अनयूजेबल वॉलेट एड्रेस पर भेजा जाता है ताकि इसे सर्कुलेशन से हटाया जा सके। एड्रेस जिसे बर्न एड्रेस या फिर एटर एड्रेस कहा जाता है, किसी को भी एक्सेस या असाइन नहीं किया जा सकता। एक बार एक टोकन को बर्न एड्रेस पर भेज दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। ज्यादातर ये क्रिप्टो करेंसी के डेवलपर्स हैं जो एक निश्चित राशि को बर्न करने का निर्णय लेते हैं। कॉइन बर्निंग से आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे उस क्रिप्टो करेंसी के टोकन दुर्लभ हो जाते हैं। उस कमी से इसकी कीमत में वृद्धि हो सकती है और निवेशकों को लाभ हो सकता है। निवेशकों को बहकाने के लिए क्रिप्टो करेंसी कॉइन बर्न का उपयोग किया जा सकता है। डेवलपर्स टोकन को बर्न करने का दावा कर सकते हैं, जबकि वास्तव में वो उन टोकन्स को एक वॉलेट में भेज रहे होते हैं जिसे वे नियंत्रित करते हैं। इससे बचने के लिए आपका उस क्रिप्टो पर रिसर्च करना बेहद जरूरी है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, या फिर आप किसी सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी स्टॉक में अपने निवेश को बरकरार रख सकते हैं। डेवलपर्स भी वेल्स को छिपाने के तरीके के रूप में टोकन को बर्न करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लार्ज पोर्शंस को होल्ड करते हैं। कॉइन बर्निंग का आइडिया क्रिप्टो करेंसी से भी पहले का है। यह स्टॉक बाईबैक से मिलता जुलता है। स्टॉक बाईबैक तब होता है जब स्टॉक जारी रखने वाली कंपनी बाजार मूल्य पर शेयरों को वापस खरीदती है और बाजार में कुल शेयरों की संख्या को कम करते हुए उन्हें रीअब्सॉर्ब करती है। हालांकि ये बायबैक और कॉइन बर्निंग एक एग्जैक्ट मैच नहीं है, लेकिन वो सिमिलर कंसेप्ट्स हैं जिसका गोल एक ही है। 2017 और 2018 में क्रिप्टो करेंसीज के साथ कॉइन बर्निंग लोकप्रिय होने लगी, जब बाइनेंस कॉइन्स और बिटकॉइन्स, कैश और स्टेलर सहित कई कॉइन्स ने आपूर्ति में कटौती और कीमतों को बढ़ावा देने के लिए टोकन्स बर्न किए। हाल ही में ये नई क्रिप्टो करेंसीज के साथ एक सामान्य रणनीति रही जो बड़े पैमाने पर टोकन आपूर्ति के साथ शुरू होती है। हर क्रिप्टो करेंसी को बर्न किया जा सकता है। सभी क्रिप्टो करेंसी को बर्न एड्रेस पर भेजा जा सकता है, जिसका मतलब है उसमें से किसी के साथ भी क्रिप्टो करेंसी को बर्न करना मुमकिन है। कॉइन बर्निंग आपको ये नहीं बताता कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा निवेश है या फिर नहीं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो टोकन्स को बर्न करती हैं। कॉइन बर्निंग कैसे काम करती है, ये जानकर आप इसका इस्तेमाल करने वाली क्रिप्टो करेंसी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लूनर क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।